प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 सेट पेपर हल करके बताएंगे और इन सेट पेपर का आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे ना, तो ये जो आपका पेपर होने वाला बहुत अच्छा जाएगा। लगभग सभी प्रश्न उससे कवर हो जाएंगे। तो हम आज की वीडियो में हम आपको पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्या a और b है और उनका गुणनफल 64 है और उनका HCF 16 है, तो LCM कितना होगा। तो इसका उत्तर तो आ जाएगा 4 आएगा, पर कैसे आया तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पर आप समझते हैं कि एक सूत्र होता है पहली संख्या, है ना। क्या सूत्र होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणित HCF होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा है। तो पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है और उसका LCM आपको पूछा है कि LCM कितना है और HCF उसने दिया है 16। अब कहा इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो इन दोनों का गुणनफल सवाल में आप जान गए कितना है? 64 है। ये देखिए लिखा है 64 है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 64, ठीक है। ये तो 64 और यहाँ LCM लिखे रहने दीजिए। और ये 16, तो 16 का पक्षांतर यहाँ करेंगे तो 16 इसके क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 64 बटे 16। तो LCM का मान कितना आ गया? कट गया, 16 चौके 64, यानी 4 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? c बटे a। और शून्यकों का योगफल कितना होता है? योगफल होता है ऋण b बटे a, यानी अल्फा प्लस बीटा होता तो -b बटे a आता और गुणनफल है तो c बटे a। अब इसके बाद देखिएगा, ये मतलब इसका ये वाला उत्तर हुआ, ठीक है। तीसरा देखिएगा कि यदि मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का जो क्या होता है? अनंततः अनेक हल होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा C, है ना। अनंततः अनेक हल होते हैं। वैसे आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, अगर ये फर्स्ट में दो बराबर नहीं है ना, a1 बटे a2, b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू हो ना, तो ये क्या होता है? अद्वितीय हल हो। और अगर ये दोनों बराबर हैं और यहाँ नॉट इक्वल टू आ रहा है तो कोई हल नहीं होते, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका उत्तर तो ये आएगा C, अनंततः अनेक हल है। फिर इसके बाद प्यारे विद्यार्थी ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा श्रेणी 6, 12, 18 डैश 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 का कौन सा पद 54 होगा। तो अब ये देखिएगा, इसमें सभी पद में 6 में जोड़े तो 6 तो 12 हो गया, 12 में 6 जोड़े 18, यानी एक प्रकार से ये समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी। और उसका प्रथम पद कितना है? 6। और सर्वांतर कितना है? सभी में अंतर कितना है? 6। सर्वांतर यानी D का मान भी 6 है, प्रथम पद A का मान भी 6 है, तो कौन सा पद 54 होगा। तो इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे? इसका उत्तर निकालेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद वाले सूत्र से। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद बराबर, है ना, nवां पद का सूत्र आप जानते हैं, nवां पद बराबर होता है a + n-1 × d। अब यहाँ पर कहा है nवां पद कितना है? 64 है, तो यहाँ पर मान भर दिए 64, ठीक है। अब 64 ये लिखा है। अब प्रथम पद कितना है? 6 और n का मान पूछा है कि कौन सा पद है, तो n ही लिखे रहने दें, -1। सर्वांतर d का मान भी कितना है? 6, क्योंकि 6 का अंतर चल रहा है। अब यहाँ से n का मान आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इस 6 का यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का इस साइड जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 64 में 6 गया तो 48 बचा यहाँ पर। और यहाँ कितना हुआ? n-1 × d। तो d का मान भी तो आपके पास मालूम है कि 6 है ना। अब ये जो 6 जो है ना, 6 यहाँ जाएगा तो गुणा का पक्षांतर होता है, भाग में हो जाता है, तो यह कितना हो जाएगा? 48 / 6, यह हुआ n-1। अब ये 6 से कट जाएगा ना, ये 6 से काट दीजिए, है ना। 6 एकम 6, 6 7 42, 6 8 48, तो यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ कितना हुआ? n-1। अब इसका यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का इस साइड जा करके प्लस में हो जाएगा, तो 8 + 1 = 9, यानी कि n बराबर 9, यानी 9वां पद होगा। n बराबर 9 9वां पद होगा। तो इसमें देखिए कहाँ लिखा है ये, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये 9वां पद, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है
कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर इतना है कितना 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 है, तो कोण B का मान कितना होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, या अगर ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो जाए तो फिर ये कोण का मान हो जाएगा समकोण, अगर लागू हो जाए तो पहले आप चेक कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में ये कह सकते विलोम में कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी है? इसमें AC है। तो यहाँ AC का मान कितना है? AC का मान कितना है? मतलब ये वाला सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये तो AC का मान कितना है? कितना है यहाँ पर देखिए, AC का मान 12 है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 12 का वर्ग, ठीक है। और AB का मान कितना है? यहाँ देखिए AB का मान 6√3 और इसका 6 है, तो यहाँ लिख दिए 6√3। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, और इसका मान कितना है? इसका मान 6 है। BC का मान ये 6 का वर्ग, सबके मान भर दिए। 12 का वर्ग कितना कर रहे हैं? तो 12 का वर्ग होगा तो 144 होगा, और ये जो वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा इसका, तो 6 का वर्ग कितना होगा? तो 6 का हो जाएगा 36, और ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ 3 हो गया, और 6 का वर्ग यहाँ 36 हो गया। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 6 × 18 और 3 × 9 = 10, 108 हो गया, और यहाँ ये 36 हुआ कि नहीं? अब यहाँ 144 तो है। अब आप इसको जोड़ देंगे, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये भी 144 आ गया, और ये भी 144 हो गया, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो इसलिए बड़ी भुजा के सामने का कोण यानी AC के सामने का कोण समकोण होगा, यानी कोण B जो उसमें पूछा है, कोण B जो पूछा है वो समकोण यानी 90 अंश का होगा, ठीक है ना। ये आंसर हुआ। देखिए कितने अच्छे सरल ढंग से आप समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र, तो ये तो आप जानते ही हैं, x2 - x1 का पूरे का वर्ग है ना। फिर यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ प्लस आना चाहिए, ये वाला नहीं लागू होगा, तो प्लस काय में है? ये देखिए फर्स्ट में है x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग, यानी इसका फर्स्ट नंबर का ये वाला A होगा। ये क्यों नहीं लागू हो? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में प्लस की जगह पर यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो ये जबकि यहाँ पर प्लस आता है ना, तो ये इसका फर्स्ट नंबर का होगा सूत्र। ये आंसर ये आपको मालूम होगा है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी। अब इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा अभाज्य, है ना। ये अंकगणित का प्रमेय है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिर लिखा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर का सूत्र D बराबर, तो ये भी आप जानते हैं क्या आएगा, B² - 4AC, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है? nवां पद कितना है? 3 + 2n है। तो प्रथम पद कितना होगा? तो ये देखिए nवां पद कितना कह रहा है? nवां पद सवाल के अनुसार कहा जा रहा है, nवां पद सवाल के अनुसार कहा जा रहा है 3 + 2n, कितना? 3 + 2n। अब कहा है प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद यानी n = 1, है ना। जब n = 1 लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए 1 n की जगह पहला पद, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको n की जगह पर 1, तो 2 लिखेंगे n की जगह पर 1। अब इसको हल कर दीजिए, 2 × 1 = 2, और यहाँ हुआ 2 और प्लस 3, तो 2 × 3 = 5 हो गया, यानी पहला पद 5 होगा, है ना। यानी वैसे ही हम डायरेक्ट फट बता देते तो आपको समझ में नहीं आता ना, इसलिए समझा रहा हूँ। फिर इस देखिएगा चौथा लिखा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होता है? तो समान कोणिक त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है ना। अनुपात सदैव बराबर होता है ना। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे, यह समानुपात होता है ना, बराबर लिख देंगे, ठीक है, बराबर। फिर इसमें लिखा है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूरी स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए यहाँ पर मीनार की, ये देखिए मैं सवाल को डिटेल से ऐसे समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक मीनार है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा एक मीनार है, ये मीनार बना दिए अपन ने, यहाँ पर ये बना दिए मीनार, ठीक है, ये मीनार हो गई।
ये कितनी है भाई 3 मीटर। अब 3 मीटर मीनार है, इसके यहाँ से निचले पाद बिंदु यानी निचले बिंदु से कितने मीटर दूर 3 मीटर दूर, यानी ये दूरी भी आपको कितना रखना है 3 मीटर ही रखना है। अब कहा है इस स्थिति में चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ऐसी चली जाएगी, चोटी को देखेंगे और क्षैतिज रेखा ये चली जाएगी, तो ये वाला कोण कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में आप जानते हैं एक सवाल हमने बताया था कि जब ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हो जाती है तो उस स्थिति पर सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश का होता है। इसी हिसाब से भी यहाँ बोल सकते हो 45 अंश होगा। और यदि आप निकालना भी चाहते हैं ये थीटा का मान तो ऐसे निकाल दीजिए, ए बी और ये सी लिख दिए और यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान भी 3 है और आधार का मान भी 3 है, 3 से 3 कट गया तो 1 आया। अब tan में 1 कब होता है तो 45 अंश पर होता है, तो इसलिए कोण का मान कितना होगा 45 अंश होगा ना उन्नयन कोण। तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 अंश होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए लिखा है वृत्त की 2 बिंदुओं पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आप तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, है ना। तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, यानी जैसे वृत्त है ना, ये इस टाइप से वृत्त। अब एक रेखा 2 बिंदु पर ऐसे करके काटती हुई गुजर रही है तो इसको आप छेदक रेखा बोल सकते हैं या तिर्यक छेदी रेखा बोल सकते हैं। और अगर एक बिंदु से होकर के जाती तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, छेदक रेखा, है ना, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर देखिएगा सही जोड़ी मैच करना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से ही आती है, बेसिक सूत्र होते हैं इसमें 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये सर्व समीकरण है, क्या आ जाएगा इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी पहले का उत्तर आ जाएगा। ऐसे करके बनाऊंगा तो अभी भर जाएगा चित्र में, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले का आ जाएगा ये एफ, है ना, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा का होता है, यानी 1/cos कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा ई नंबर का, ठीक है, यानी 1/cos कॉस थीटा। अब ये पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, यानी इसका आ जाएगा ई नंबर का, ठीक है। फिर लिखा है वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, है ना, यानी इसका उत्तर आ जाएगा परिधि का सी, ठीक है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², तो πr² यानी बी नंबर में है तो बी आ गया। फिर असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है ना, और असंभव घटना की 0 होती है, तो ये सही जोड़ी हो गई। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। और मैं बताऊँ हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरीके से समझा करके हमने बताए हैं। आपसे जो भी चैप्टर में दिक्कत जाती है आप देख लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। देखिए अब लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक है तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो विविक्त कर यानी डी का मान कैसा धनात्मक है। धनात्मक है मतलब क्या हुआ, धनात्मक है मतलब डी का मान 0 से बड़ा है या बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, है ना, मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पर आप इसमें लिख दीजिएगा मूल वास्तविक, है ना, मूल वास्तविक होंगी, ठीक है, वास्तविक होंगी। और यदि डी का मान 0 के बराबर बस होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते। तो इसमें धनात्मक पूछा है तो इसलिए आप वास्तविक भर बोलें। फिर लिखा क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ, क्योंकि सभी वर्ग की डिजाइन तो एक सी होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हाँ लिख दीजिएगा, हाँ। फिर इसमें लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, अभी हमने बताया एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना भाई। ये देखिए ये वृत्त हो गया, अब ये स्पर्श रेखा खींचेंगे ये तो ये टच करते हुए जब बस जाना चाहिए तो एक बिंदु से होकर के जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो 1 लिख दीजिएगा, एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर ये लिख दिए।
अब इसके बाद लिखा है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बंधन x2 बटे 2, y बंधन y2 बटे 2, यानी इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो 1 और 3 कितना हुआ 4, और 4 में 2 का भाग दिए तो कितना आया 2, तो x निर्देशांक आ गया 2। फिर y में लिखा क्या लिखा है 4 और यहाँ पर 2, तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिए तो कितना आया 3, तो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 3, ठीक है ना। फिर लिखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। अब आपको तो मालूम ही होगा कि s बराबर कितना होता है घनाभ का, 2 कोष्टक के अंदर AB प्लस BC प्लस CA, जिसको आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी दर्शाते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसमें लिखा है इसमें बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद बहुलक कहलाता है। तो देखिए क्या सबसे ज़्यादा बार आया है, मेरे ख्याल 7 है ना, 7 1 2 और 3 बार आया 7 है ना। और अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे को 7 ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 है ना, 7 हो गया बहुलक। अब इसके बाद लिखा है सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा लिखा है पहला कि किसी बिंदु का भुज यानी x निर्देशांक भुज 0 है और कोटि 3 है, तो वह x अक्ष पर स्थित होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए भाई ये आप करके देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भुज यानी पहला निर्देशांक 0 है और कोटि यानी y का निर्देशांक 3 है, तो क्या ये x अक्ष पर होगा। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष होता है, ये x के धन वाले मान यहाँ रहते हैं और x के ऋण वाले यहाँ y डैश ऋण वाले मान, ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया 0 3, तो x में हम क्या देखेंगे 0, x पे कहाँ देखेंगे 0 पर इसी लाइन पर, और y पे कहाँ देखेंगे 3 पर देखेंगे। तो y कहाँ जाना चाहिए, y कहाँ जाना चाहिए 1 2 3, y ये है 3 और x कहाँ आना चाहिए 0 पर। तो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 0 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो किस अक्ष पर है ये, y अक्ष पर है, और यहाँ पर कौन से अक्ष पर कहा, x अक्ष पर है। तो कथन ये क्या हो गया, असत्य हो गया। मैं रट करके आपको जैसे रटाते ना वैसा नहीं बता रहा हूँ, कारण सहित बता रहा हूँ। वैसे तो हम सीधा सीधा बोल देते कि यहाँ पर 0 और 3 है तो x नहीं है, x वाला निर्देशांक इसमें 0 है, तो स्वाभाविक ही ये y अक्ष पर होगा, ऐसे करके बोल देते, तो वो रटना कहला जाता। आप क्लियर समझिए, ठीक है। तो ये असत्य हो गया कथन। फिर लिखा है किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। हाँ अभी तो बताया हमने, तो वास्तविक और समान होंगे, यानी कथन ये सत्य है, ठीक है। फिर लिखा है ये वाली श्रेणी जो दिख रही है 2 ऋण 2 फिर 2 फिर ऋण 2, क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है भाई। 2 2 के बाद ऋण 2 फिर 2 फिर ऋण 2 कैसे आएगा, है ना। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जिसमें सभी पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। तो जैसे ये सेकंड पद कितना है, ये ऋण 2 और ऋण 2 सेकंड पद है, और फर्स्ट पद कितना है 2, इसमें आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 4 है ना। आप अब ये तीसरे पद में देखें, यहाँ पर 2 लिखा है, कितना लिखा है 2, ठीक है 2। अब इसमें क्या घटाएंगे, ऋण 2 घटाएंगे, तो ये अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर धन 4 हो जाएगा, बस कैंसिल। क्या है यहाँ पर ऋण 4 अंतर आए, यहाँ धन 4 अंतर है। स्वाभाविक बात है सभी में अंतर बराबर नहीं है ना, है ना, सभी में अंतर बराबर नहीं है, तो इसलिए ये श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। और भाई जल्दी में गलती हो जाए तो देख लीजिएगा, है ना, इंसान से गलती हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ देखिएगा लिखा है क्षैतिज तल के ऊपर, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा, है ना, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ की दृष्टि रेखा कौन सा कोण बनाती है, अवनमन नहीं बनाती। अवनमन तो नीचे देखने पर बनती है ना, बनाता कोण, तो ये कथन क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया। फिर लिखा है एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एवं शंकु
एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन। हाँ है ना, क्योंकि आप देखिए पेंसिल कैसी बनती है, ऐसी बनती है ना, ये ऐसी। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ये शंकु है ना, ऐसा ये शंकु है ना ये, और इतना ये क्या है, बेलन है। तो दोनों को मिला करके बनाई है पेंसिल आपकी। तो ये कथन सत्य हो गया, ये कथन सत्य हो गया। फिर लिखो इसमें देखिए, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार हमने अभी एक पहला सेट देख लिया। अब देखते हैं सेट बी, है ना। तो अब सेट बी थोड़ी से जल्दी करेंगे, है ना। लिखा है संख्या 5 और 10 का HCF कितना होगा। तो वैसे इसमें 5 ही होगा, है ना, 5 ही इसका आंसर आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। ऐसे किया आपने 5 और 10, ऐसी संख्या का चयन करें कि जिसका भाग 5 में भी जाए 10 में भी जाए, तो संख्या 5 ही होगी ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 लेंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें थोड़ी नहीं जाएगा। तो HCF क्या निकल आया, केवल 5, है ना। तो ये 5 आएगा। फिर इसमें लिखा है यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्य कितने हैं अल्फा बीटा, तो योगफल कितना होगा। अभी बताए थे पिछले वीडियो पर, ख्याल कीजिए क्या आ जाएगा, ऋण b/a, है ना। योगफल पूछा ना शून्यकों का। फिर इसमें देखिए लिखा है रैखिक समीकरण, ये जो दिया है कि कोई हल नहीं होने की शर्त है, कोई हल नहीं होने की। तो कोई हल कब नहीं होता, बताए थे ना कि पहले दो तो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, ये बी नंबर का। और ऐसी स्थिति में बता दूं नॉलेज के लिए, ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होता है, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा चौथे नंबर का लिखा है, इसमें सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है भाई, सर्वांतर बताइए। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, d2 माइनस d1 या d3 माइनस d2, यानी सेकेंड पद में फर्स्ट पद को घटा दीजिए। तो सेकेंड पद क्या है यहाँ पर, ऋण, देखिए लिखा कितना है 1, फिर लिखा ऋण 1, है ना। तो सेकेंड पद क्या है ये, यानी ऋण 1 में सेकेंड पद में फर्स्ट पद यानी 1 को क्या करना है, आपको घटाना है, सीधी सी बात है, घटाना है इस टाइप से। तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 तो ये है और ये भी ऋण 1 हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा ऋण 2, ठीक है ना, ऋण 2 हुआ। आप और अच्छे से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर दें। आखिरी का पद क्या है, ऋण 5, है ना, कितना है, ऋण 5 आखिरी का। ये इसमें घटाना है, ये घटाना है, किसको घटाना है, इसके आगे का पद यानी ऋण 3 का। अब देखिए कितना आया, ऋण 5 आया, और ऋण ऋण कितना हो गया, धन हुआ 3। अब धन ऋण की संख्या घट जाएंगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो ऋण 2, ये है ना, ये सर्वांतर, सभी में अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सर्वांतर ऋण 2 आया, है ना, ये सर्वांतर है ना, ऋण 2। फिर देखिए अब इसमें क्या लिखा है 5वें में, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण सम्मुख कोण कितना होगा। अभी बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 90 अंश, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा छठवा लिखा है, बिंदु 1 ऋण 2 और ऋण 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। प्यारे विद्यार्थियों, खट से आप कर लेंगे, कैसे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दें। तो किसको किसको जोड़ना है, देखिए 1 है ना, 1 पहला निर्देशांक, फिर इसका निर्देशांक कितना है, ऋण 3। तो एक धन, यहाँ धन ऋण का ऋण हो जाएगा, फाइनली धन लगाएंगे, लेकिन ये ऋण का है तो ऋण हो गया, बटे 2। तो इन दोनों को घटाया अपन ने, तो ऋण 2 बचा, ऋण 2 बटे 2 यानी ऋण 1। तो पहला निर्देशांक तो कितना आ गया, ऋण 1 आया। अब इसी प्रकार अगला देखें, यहाँ पर देखें ऋण 2 है ना, ऋण 2, और ये कितना है, धन 4। इन दोनों को जोड़े बटे 2, x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, ये वाला सूत्र लग रहा है ना। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 2 घट जाएंगी, संख्या बड़ी का आएगा, 2 आएगा, 2 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। तो आंसर फाइनली क्या बना आपका, यानी ये हुआ ऋण 1 और ये हुआ 1, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ऋण 1 और 1 कहाँ है, इसमें देखें ये है ना, फर्स्ट वाला, तो ये आंसर हुआ इसका। अब इसके बाद देखें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा है
3√2 एक कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए भी आता है ऐसा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या है। फिर लिखा है कि यदि px एक द्विघात बहुपद है और px बराबर 0 है ना, तो को क्या कहेंगे, px बराबर 0 को क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद के बराबर में 0 हो तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, जो आपको लिखना हो। वर्ग समीकरण भी लिख देंगे तो वो भी सही है, द्विघात समीकरण लिख देंगे तो वो भी सही है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्त कर का मान कितना होगा, d का मान 0 होगा, है ना। विविक्त कर का मान 0 होगा तो 0 लिख दीजिएगा। फिर लिखा है समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, का 10वां पद कितना होगा, है ना। वैसे 10वां पद हम a प्लस 9d होगा, 10वां पद क्योंकि सब में डी का सर्वांतर आ रहा है। यहाँ पर पहले पद में डी नहीं है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पद में 3d है, 1d घट रहा है ना, तो 10वें पद में 1d घटा दीजिए, तो 10 में से 1 घटा तो 9, तो a प्लस 9d, है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें a प्लस 9d। ठीक, अब इसके बाद देखिए वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं लेकिन माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप, जैसा आप जानते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब ये कौन से अक्ष पर स्थित है भाई, ये तो x अक्ष पर स्थित है कि y अक्ष पर स्थित है, आप बताइए। बिंदु कौन सा है यहाँ पर, देखिए 0 4, है ना। ट्रिक वैसे ही अपनाई ऐसे करके, ये देखिए सोचने विचारने कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये x अक्ष है, x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 तो यहाँ होता है सबके लिए, 0 यहीं होता है ये। अब x में कहाँ गया ये, x में कहाँ गया ये 4 पर, 1 2 3 4 यहाँ पर आया बिंदु, है ना। x पर सॉरी यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, x में कितना है 0, x पर कितना है 0, और y पे देखना है, y ये भुज कोटि कितनी है 4, तो कोटि में 4 देखना है, 1 2 3 4 ये, है ना, 1 2 3 4, तो बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0, x में 0, x में 0 और y में कितना 4, तो ये कहाँ पर चला गया, y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर आया, है ना, y अक्ष पर है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अक्ष। ठीक है कि नहीं। वैसे आप शॉर्टकट ट्रिक जो अभी बताए थे ना इस टाइप से, कि जैसे यहाँ पर लिखें 0 और y निर्देशांक, तो ये y अक्ष पर हो जाएगा, और यहाँ पर x और 0 तो यह x अक्ष पर हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आप देख सकते, जो हो वो उस अक्ष पर है, जो नहीं है उस अक्ष पर नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो इससे भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी देखें, है ना, सही जोड़ी फट से मिला लीजिए। यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, तो ये आप जानते हैं ना कौन सा सूत्र सर्वसमीका है, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 का यहाँ पक्षांतर अगर हम कर देंगे ना, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ क्या बचा रहेगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखें कहाँ है भाई tan स्क्वायर थीटा, f नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा f। फिर cot थीटा, तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो इसमें आ जाएगा a नंबर का ये। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करके पहली सर्वसमीका से बनी हुई है, तो इसका उत्तर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ई नंबर का। ठीक है, ई नंबर का। फिर लिखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, ये सी नंबर का पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना, यानी इसमें सी आएगा। फिर वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये डी नंबर। ठीक है ना, डी नंबर। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, बी नंबर का, सरल है। ठीक है,
फिर इसके बाद देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है ना। लिखा है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन आप लोगों से बनता होगा, है ना। क्या है मैं पढ़ करके मतलब आपको समझा करके बता दूं। तो लिखेंगे किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ले लिए, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना। ये तो आपको कथन लिखना है। क्या लिखना है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आप लिख लीजिएगा। फिर इसमें लिखा है यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर मैं चित्र के द्वारा समझाऊं। ये हो गया ऊंचा, क्या है इसमें दिया है भाई, ऊंचा वृक्ष है 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है ए बी दर्शा दिए। इसकी छाया, सूर्य अगर इस साइड है, सूर्य इस साइड है यहाँ पर, तो यहाँ से किरण आ रही है तो छाया इसकी इस साइड गिरेगी। तो इसकी छाया ये जो है ये कितनी है, ये छाया है 10√3 मीटर की है। तो ये कोण थीटा उन्नयन कोण कितना होगा। तो आप सूत्र लगा दीजिए। सूत्र कौन सा लगा देंगे, यहाँ पर देखें टेन थीटा लगा दें तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब यानी 10 बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 10√3। तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब ये देखें टेन 60 होता है तो 60 पे √3 होता है, टेन में 30 होता है ना, टेन 30 अंश बराबर, तो यहाँ आ जाएगा टेन 30 अंश, है ना, टेन 30 अंश बराबर होता है 1/√3। इसलिए थीटा का मान कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा था ये, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। ठीक है, 30 अंश होगा। अब इसमें लिखा द्विघात समीकरण का विविक्त कर का सूत्र। भाई ये तो आपको मालूम है, b² - 4ac। लिखा है एक वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, 2 बिंदु पर। अभी आपने देखा है ना, तो इसमें आ जाएगा 2 बिंदु, है ना, 2 बिंदु। ठीक है। फिर लिखा है शंकु के आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। देखो आपको मैं समझाऊं, ये देखिए बेलन जब बनाते हैं अपन ऐसे करके बनाते हैं ना बेलन, ये बेलन बना, ये बेलन बना। अब इसको हम ऐसे करके ये काट दें तो शंकु बनेगा। तो 1 2 3 भाग हो गए। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 πr²h। ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है शंकु के आयतन का सूत्र, तो आ जाएगा 1/3 πr²h। फिर लिखा है इसका समांतर माध्य कितना होगा। तो भाई साहब प्रेक्षणों का योग बटे संख्या, तो जोड़ना पड़ेगा आपको। 5 5 10 10 6 14, 14 और 3 कितना हो, 17, 17 3 20, है ना। जोड़ने पर आया 20। फिर 1 2 3 4 5, है ना, यानी 20/5। तो 5 चौके 20 यानी 4 आएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा है सत्य असत्य बताना है आपको। ठीक है, सत्य असत्य। तो लिखा है पहला कि यदि ए बी सी ए पी में है तो बी यानी बीच का समांतर माध्य क्या इतना होगा। तो हाँ, इन दोनों का योग करेंगे, 2 का भाग देंगे तो बीच का पद आ जाता है। कथन सत्य है। फिर इसमें लिखा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ये तो गलत है ना। तो ये कथन असत्य है। फिर किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। हाँ, ये कथन सत्य है भाई। देखिए बाह्य बिंदु से खींचे तो एक ही होएगी। जैसे ये वृत्त है, हम कहें वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1। लेकिन हम पर्टिकुलर कहें कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, है ना। अनंत नहीं खींच सकते हैं, तो अनंत आएगा, है ना। इसमें क्या लिखा है, कहाँ गया ये, कौन सा देख रहे थे, ये वाला। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कथन सत्य है। फिर लिखा किसी घटना की प्रायिकता
का मान 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। कथन सत्य है। ठीक है। फिर लिखा 36 तल से ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। 36 तल से ऊपर देखेंगे तो अवनमन कोण नहीं बनाती, उन्नयन कोण बनाती। कथन असत्य हो गया, कथन असत्य हो गया। ठीक है। तो ये हो गए अब बी सेट के पेपर। अब देखिए यहाँ पर सी सेट तीसरा सेट देखते हैं। लिखा है संख्या 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। एलसीएम और एचसीएफ, यह प्यारे विद्यार्थी है कुछ नहीं, 3 संख्या दी है। तो 3 संख्या का आपको पहले क्या निकालना है, एलसीएम। शॉर्टकट से निकाल लीजिएगा। देखिए 5, फिर लिखे 15 और फिर लिखे 20। अब इसमें ऐसी संख्या आप ढूंढ लीजिए जिसका भाग तीनों में जा रहा हो, तो संख्या 5 ही है। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है ना जो आपस में इन दोनों से कट जाए, नहीं है। तो आप एक चीज़ निकाल लिए। क्या निकाल लिए, यहाँ पर आपने क्या निकाल लिए, इस टाइप से देखिएगा। 5 का भाग दिए, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 चौके 20, यानी 5 का हुआ है ना। तो यहाँ से क्या आपको पता चल गया कि एच क्या है, एच है 5, एच बराबर 5। अब जब बात आती है कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए आप ये वाला 5 लिखें, 5 और फिर ये 3 और ये 4, यानी 3 गुणित 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 या 15 और 15 चौके 60, ये 60 हो गया। क्या निकल गया, एलसीएम। तो प्यारे विद्यार्थियों से पूछा क्या पूछा है, देखिए अनुपात पूछा है। किसका, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। पहले एलसीएम लिखा है, तो एलसीएम अनुपात यानी बटे एचसीएफ ये पूछा है। तो कितना है, एलसीएम का मान कितना आया, 60, और इसका मान कितना आया था, 5 आया था ना। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखा। एचसीएफ का मान कितना आया था, 5, तो बटे में लिखेंगे 5, इस टाइप से ये 5 लिख दिए। 60 बटे 5, ये एलसीएम ये एचसीएफ। अब इसको काट दें, 5 से काट दिए, 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 60, तो 12 बटे 1, यानी अनुपात कहला जाएगा 12:1, है ना। तो ये देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। ठीक है, 12:1। फिर इसमें लिखा रेखीय बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 बनाते हैं ना। तो यहाँ देखिए लिखा ax प्लस b, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लिखे, x का मान निकाल दीजिए। अब तो ax यहीं पर है, b इस साइड गया तो माइनस में b। अब x अपनी जगह पर है, b इस a यहाँ पक्षांतर किए तो b बटे a, ये शून्यक होगा, ऋण b बटे a। तो कहाँ है ऋण b बटे a, ये है, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद लिखा है रेखिक युग्म समीकरण का अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, ये हो गया a। ठीक है। फिर लिखा है इसमें इसका सर्वांतर निकालना, तो निकाल लीजिएगा। इसमें से इसको घटा दें, ऋण 2 में से ऋण 2, ये पद कितना है, ऋण 2, ऋण 2 में से क्या घटाना है, घटाना है यानी माइनस, क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -4 आएगा। ठीक है ना, -4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है -4, ये वाला -4। फिर द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2। जितने घात वाला बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। एक घात वाले बहुपद की शून्यक 1 ही होता है, 2 घात वाले के 2, 3 घात वाले के 3 शून्यक होते हैं। फिर ये लिखा किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो उसके केंद्रक के निर्देशांक कितने होंगे। तो केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र ये होता है, क्या होता है, x1 धन x2 धन x3 बटे में 3 करते हैं और y1 धन y2 धन y3 बटे 3, यानी तीनों के भुज को जोड़ो, 3 का भाग दो, तीनों की कोटि जोड़ो, 3 का भाग दो। अब आपको ये जोड़ना पड़ेगा तो पहले फर्स्ट जोड़ दें, 4 2 कितना हुआ, 4 और 2 6, अब 6 और ऋण 3, तो 6 में से 3 को घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो आ रहा होगा आपको समझ में, पूरा अच्छा बता दूं, पूरा है ना, टेंशन ना लें। देखिए 4 लिखा, फिर लिखा यहाँ पर कितना 2, ये वाला 2, फिर यहाँ पर ऋण 3, ये अब बटे में 3, ये होगा पहला। अब दूसरा कितना करेंगे, 3 धन, तो धन ऋण का ये वाला ऋण आ जाएगा तो ऋण 3, फिर धन 6, ये क्या करें अपन ने, ये सेकेंड वाला लिख रहे हैं, बटे में क्या लिखें,
3, ये वाले सूत्र के अकॉर्डिंग। अब इसको हल करना है आपको। हल करना कैसे भी कर लें, 4 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो 3/3। अब यहाँ पर ये तो कट गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 बटे कितना 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना हुआ 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1 और 2, ये 1 2। ठीक है, तो 1 2 कहाँ आ जाएगा इसमें, देखें 1 और 2 कहाँ, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद लिखा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें लिखा हुआ है √2 कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। फिर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, इस द्विघात समीकरण की, तो मूल की प्रकृति होगी, तो इसके लिए विविक्त कर का सहारा लेना पड़ेगा आपको। विविक्त कर का कितना निकलेगा भाई, तो विविक्त कर का सूत्र कितना होता है, b² - 4ac होता है ना ये। तो अब यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण कैसा दिया देख लें पहले। द्विघात समीकरण दिया है ये कैसा दिया, x² + x - 1 = 0, ये दिया है, ये x² x - 1 = 0। तो यहाँ देखिए ए पहला पद होता है, यहाँ भी a का मान 1 है, b का मान 1, c का मान ऋण 1 है ना। यहाँ देखिए a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1 है ना, और c का मान कितना है, c का मान कितना है, c का मान भी है ऋण 1। अब ये मान यहाँ भर दो, तो यहाँ b की जगह पर 1, 1 का वर्ग, फिर 4, फिर a का मान कितना 1 और c का मान कितना ऋण 1। ये अब आप इसको हल करें तो कितना हुआ, 1 का वर्ग 1 आएगा। अब ये 4 एकम 4, लेकिन इसमें गुणा होगा तो माइनस के प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ गया। अब 5 क्या है, 5 क्या है, धनात्मक संख्या। तो मूल धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, d का मान धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। ठीक है, तो आंसर इसमें आएगा वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति होगी। फिर लिखा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना है, 9:16 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ एक प्रमेय होता है। यहाँ कौन सा प्रमेय होता है कि समरूप त्रिभुज है ना ये, तो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जैसे ये त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ये समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा ये संगत है ना, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछा सवाल में कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और उनकी संगत भुजा कितनी है, 9 और 11 है ना। तो पहली भुजा हो गई 9, पहली भुजा हो गई 9 और दूसरी की 11, तो इसका वर्ग करेंगे ये, तो 9 का कितना हो जाएगा वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 11 का कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 81:121। ठीक है ना, ये हो जाएगा त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 81। ठीक है, इसमें आ जाएगा 81:121। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया है ये, तो इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात इतना आ गया। अब इसमें लिखा है कौन सा बिंदु, बिंदु 4 0 x अक्ष पर, किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर, तो x आ जाएगा इसमें। फिर लिखा है इसमें देखिए 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर उससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दोनों बराबर है, तो 45 अंश आएगा, बिल्कुल ऐसा भर दीजिए। ठीक है, कोण कितना आएगा 45 अंश। अब इसके बाद देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर बांटता है ना, समद्विभाजित आएगा, समद्विभाजित। कैसा, ये जब वृत्त हो गया ना, ये देखिए मैं बताऊं, ये वाला प्रमेय आप सिद्ध भी करते बनना चाहिए। वृत्त हो गया, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये हो गया, ये समद्विभाजित करता है, ये पी क्यू को बराबर बराबर बांटता है, पी एम और एम क्यू ये बराबर होता है ना। ये वाला प्रमेय लगा के आप ये पूरा सिद्ध करते बनना चाहिए, तो इसमें समद्विभाजित आएगा। सही जोड़ी, अब इसमें लिखा है a + d a + 2d का nवां पद, तो क्या हो जाएगा, है ना, nवां पद का सूत्र बताए थे हमने, a + n - 1d यानी ई नंबर का आएगा, इसमें ई हो गया ई।
फिर लिखा है समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस इसका क्या है n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का सूत्र ये है f होता है, f ये वाला, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 6 6 8, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है सवाल में, का समांतर नहीं समांतर माध्य पूछा, कोई मिस्टेक नहीं, सभी को जोड़ करके और भाग दे देना है ना। तो 10 और 10 कितना हुआ 20, और 20 और 8 28, 28 और 12 तो हो गया 30 और 40, 40 और 1 2 3 4 5, 40 भागित 5 है ना। तो 5 8 40, 8 आएगा, यानी ए नंबर का उत्तर आएगा इसमें, ठीक है, ए। फिर है कॉट 30 अंश का 1, tan 30 का होता है 1/√3, तो कॉट 30 उसका उल्टा होगा, √3 आएगा, यानी बी आएगा इसका, ठीक है। फिर ये पूरक कॉस 90 माइनस थीटा, पूरक होता है इसका साइन थीटा, तो साइन थीटा कहाँ गया इसमें, सी नंबर का आएगा ये, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखो कॉस 48 और यहाँ पर क्या है, आप ये कॉसिक 42 और साइन 48, इसका कितना हो जाएगा, इसका यहाँ 1 बनेगा इसका, और इसका बनेगा 1, तो 1 1 2 आएगा इसका, ठीक है, डी आएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके देखिए पाइथागोरस प्रमेय का कथन। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु होता है 0 0, तो इसलिए इन्हीं भरे का वर्ग होगा, यानी ये हो जाएगा x² प्लस y² पूरे का रूट ऑफ, ठीक है। फिर द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र कितने बार पूछा, ठीक है, याद रखिएगा b² माइनस 4ac। फिर लिखा उन्नयन कोण की परिभाषा, तो कहेंगे जब प्रेक्षक अपने नेत्र से ऊपर देखता है ना, यानी क्षैतिज रेखा से ऊपर वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ऐसा लिख दीजिएगा। फिर लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर करती है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr², ठीक है, क्या होता है πr²। ये हो गया एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद सत्य असत्य, प्यारे विद्यार्थियों सत्य असत्य, तो यहाँ पर देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे, कथन सत्य है। बेलन का आयतन πr²h है, r त्रिज्या ऊंचाई r और h क्रमशः बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, कथन सत्य है भाई ना। फिर वृत्त की परिधि, नहीं ये परिधि का सूत्र नहीं होता, क्षेत्रफल का सूत्र, तो कथन असत्य है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये नहीं होता शंकु का, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r कोष्टक में r प्लस l होता है ना, ये नहीं है, कथन असत्य। किसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है, नहीं होती, असत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, हाँ कथन सत्य है। तो ये हो गए प्यारे विद्यार्थी इस सेट के उत्तर। अब प्यारे विद्यार्थी हमने इतना आपको समझा दिया, अब हम एक सेट आपको दे रहे हैं, इसका आप हल कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कितने बने, यानी आपको ये बताना है कि आपने 30 में से कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं इसे 30 अंक के ऑब्जेक्टिव में। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये देखिएगा अच्छे से, फिर दूसरा अब हम उत्तर नहीं बता रहे हैं, आप खुद बताइएगा। फिर तीसरा ये है, ठीक है, तीसरा चौथा दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 5वां है ना, 5वां हो गया, और यहाँ पर ये देखिएगा 6वां हो गया। ये कितने हुए, 6वां तक हो गए। अब इसके बाद ये देखिए 7वां, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके आपके पूरे एक साथ दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। अब इसके बाद यहाँ सत्य असत्य देखना है आपको, ये सत्य असत्य देखना है पूरा, सत्य असत्य ये आपको ये 6वां तक ही पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सही जोड़ी है, इसको आपको मैच करके बताना है ना कि आपने कितना किया, ठीक है, सही जोड़ी हो गया। अब यहाँ पर ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है ना, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये चौथा तक दिख रहा है। इसके बाद ये 5वां ये हो गया और ये 6वां हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब
इतना आप बताइएगा कि कितना आपसे बना, और यदि आप कहेंगे कमेंट में तो मैं 2-2 अंक वाले क्वेश्चनों का भी वीडियो बना दूंगा, 3-3 अंक वाले प्रश्न, 4-4 अंक वाले प्रश्न, सभी आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। और वैसे भी ये वीडियो आप देखेंगे प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप घबराएं नहीं। बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही सरल आता है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि हर विद्यार्थी को गणित में 100 में से 100 मिले, तभी तो मज़ा आता है। इतनी अच्छी गणित आपको और किसी कक्षा में नहीं मिलेगी। मैं पढ़ाता हूं और मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे ही होशियार हैं। हर साल कम से कम 2-3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी तो ऐसे रहते हैं 100, आप लोग 100 लाते हैं, और 90 की लाइन में तो बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो ऐसी हमें अपेक्षा, आप सफल हों। जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।